हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब परिवार में। तो साथियों, जैसा कि आज एसएससी जीडी एग्जाम 2026 27 अप्रैल के पूरे चारों शिफ्टों का पेपर समाप्त हो चुका है। तो जिस तरह से इन चारों शिफ्टों में जीके, हिंदी, मैथ और रीजनिंग के सवाल पूछे गए हैं, तो उसी के आधारित पर आपके आने वाले शिफ्टों के लिए पूरे पेपर का सोल्यूशन करेंगे। ठीक है, इस क्लास से आप सभी को पूरी आइडिया मिलने वाला है कि आपके आने वाले शिफ्टों में जीके, हिंदी, मैथ और रीजनिंग के कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इससे पहले हमने एक और क्लास आपको दिया है, उसको देख लीजिए। आप सभी को जीके और करंट अफेयर के सारे क्वेश्चन का आइडिया मालूम हो जाएगा। ठीक है, तो पहले उस क्लास को आप देख कर आइए और इस पूरे पेपर के सोल्यूशन को आप चेक करिए कि कैसे कैसे आपके आने वाले शिफ्टों में सवाल पूछे जा सकते हैं। टारगेट आप यही रखिएगा कि आप पूरे 55 प्रश्न इस क्लास में तैयार कर लें, क्योंकि सेम इसी के आधारित पर आपके आने वाले शिफ्टों के पूरे पेपर का सोल्यूशन आने वाला है। ठीक है, इस क्लास में हम लोग जीके से 20 सवाल को डिस्कस करेंगे, सेम जैसे आज के 4 शिफ्टों में जीके से 20 सवाल आए थे। उसके बाद हिंदी से 20 सवाल उसी तरह डिस्कस करेंगे। उसके बाद रीजनिंग और मैथ के सवाल उसी तरह सेम डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे, जिस तरह से आज के 4 शिफ्टों में सवाल देखने को मिला था। ठीक है, तो देखिए आज का पहला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या कितना प्रतिशत थी। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत थी, तो 16.5% थी। तो पहले का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड को, 1861 में प्रस्तुत किस अधिनियम ने ब्रिटिश भारत के शासन के लिए एक कानूनी ढांचा स्थापित किया। 1861 में प्रस्तुत किस अधिनियम ने ब्रिटिश भारत के शासन के लिए एक कानूनी ढांचा स्थापित किया। तो ध्यान रखिएगा, भारतीय परिषद अधिनियम ने। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड को, 1950 में भारत के मुख्य न्यायाधीश के अलावा भारत के सर्वोच्च न्यायालय में अन्य न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी। 1950 में भारत के मुख्य न्यायाधीशों के अलावा भारत के सर्वोच्च न्यायालय में अन्य न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी, तो 7 थी। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या बनेगा। भोलानाथ प्रसन्ना निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित है। भोलानाथ प्रसन्ना किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित है, तो ये बांसुरी से संबंधित है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 को, विनिमय माध्यम के रूप में कार्य करना किसका एक महत्वपूर्ण कार्य है। विनिमय माध्यम के रूप में कार्य करना किसका एक महत्वपूर्ण कार्य है, तो ये मुद्रा का एक महत्वपूर्ण कार्य है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 को, निम्नलिखित में से किस राज्य में थाई पूसम त्यौहार मनाया जाता है। तो साथियों, किस राज्य में थाई पूसम त्यौहार मनाया जाता है, तो तमिलनाडु राज्य में। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। और आगे बढ़ने से पहले तो साथियों, यदि आप सभी के पास कुछ समय बाकी है तो भाई ये पेपर में छपने वाले प्रश्न अपने पास मंगाकर इसे पढ़ लीजिए, जो 12 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इसमें आप सभी को जीके करंट अफेयर पूरा एक क्वेश्चन, एक साल का भाई हर एक टाइप के क्वेश्चन मिल जाएंगे। हिंदी का पूरा क्वेश्चन आप सभी को मिल जाएगा, मैथ के पूरे क्वेश्चन मिल जाएंगे इसी पीडीएफ में, रीजनिंग के पूरे क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये नीचे नंबर दिखाई दे रहा है ना, इस पे आप सभी को व्हाट्सएप मैसेज करके एग्जाम से पहले अपने पास मंगा लीजिए और तैयारी कर लीजिए इस पीडीएफ से। आपको इसके लिए 50 रुपीज़ पे करना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। तो समय नहीं है भाई, इस नंबर मैसेज करके सारे क्वेश्चन आप अपने पास मंगा लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किसने 322 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। तो साथियों, किसने 322 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 को, द्वितीय पंचवर्ष योजना 1956 में स्टार्ट हुआ था, 1961 में समाप्त हुआ था। तो इसने औद्योगिकरण के दृष्टिकोण के संबंध में प्रथम पंचवर्ष योजना से किस प्रकार भिन्नता दर्शाई थी, बताएंगे आप लोग। तो भारी उद्योगों के विकास पर बल दिया था। ठीक है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 को, निम्नलिखित में से किस राज्य के गालो जनजाति द्वारा पोपी नृत्य किया जाता है। तो साथियों, किस राज्य के गालो जनजाति द्वारा पोपी नृत्य किया जाता है, तो अरुणाचल प्रदेश गालो जनजाति द्वारा पोपी नृत्य किया जाता है, जो कि डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 को, हंस क्रिश्चियन ओस्टेड ने कब खोजा कि किसी तार में विद्युत धारा का वह प्रवाह पास स्थिति चुंबकीय कंपास सुई को विक्षेपित कर सकता है। तो हंस क्रिश्चियन ओस्टेड ने
कब खोजा कि किसी तार में विद्युत धारा का वह प्रवाह पास स्थिति चुंबकीय कंपास सुई को विक्षेपित कर सकता है? तो 1820 में खोजा था। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। और साथियों आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑन कर लेंगे, ठीक है। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से लेकर 2012 तक था, तो इसका लक्षित विकास दर कितना था बताइए? 11वीं पंचवर्षीय योजना का लक्षित विकास दर कितना था? तो 9% का था। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 12 को। 2011 की जनगणना के अनुसार किस पूर्वोत्तर राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है? 2011 की जनगणना के अनुसार किस पूर्वोत्तर राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो मिजोरम राज्य में है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 13 को। भारतीय खिलाड़ी और आर वैशाली किस खेल से जुड़ी हैं? भारतीय खिलाड़ी आर वैशाली किस खेल से जुड़ी हैं? तो ये शतरंज खेल से जुड़ी हैं। ऑप्शन भी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 14 को। यामिनी कृष्ण मूर्ति को किस नृत्य शैली की अस्थाना नर्तकी के रूप में पहचाना गया था? तो साथियों यामिनी कृष्ण मूर्ति को किस नृत्य शैली की अस्थाना नर्तकी के रूप में पहचाना गया था? तो भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी के लिए। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 15 को। कौन सी पर्वत श्रृंखला त्रिभुजाकार है जिसका शीर्ष रत्नपुरी पर है तथा अन्य दो भुजाएं ताप्ती और पवित्र नर्मदा नदी के समानांतर हैं? तो साथियों कौन सी पर्वत श्रृंखला त्रिभुजाकार है जिसका शीर्ष रत्नपुरी पर है तथा अन्य दो भुजाएं ताप्ती और पवित्र नर्मदा नदी के समानांतर है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल भाई वो सतपुड़ा श्रृंखला है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 16 को। मयूरभंज छऊ किसका आदिवासी नृत्य है? मयूरभंज छऊ ये किसका आदिवासी नृत्य है? तो ये उड़ीसा राज्य का आदिवासी नृत्य है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 17 को। 31 दिसंबर 1947 को संविधान सभा में कितने सदस्य थे? 31 दिसंबर 1947 को संविधान सभा में कितने सदस्य थे? तो पूरे 299 सदस्य थे। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 18 को। मिश्रित अर्थव्यवस्था के रूप में किन क्षेत्रों को एक साथ कार्य करना चाहिए? तो साथियों मिश्रित अर्थव्यवस्था के रूप में किन क्षेत्रों को एक साथ कार्य करना चाहिए? तो सरकारी और निजी को। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 19 को। 1930 में दांडी मार्च का नेतृत्व किसने किया था? 1930 में दांडी मार्च का नेतृत्व किसने किया था? महात्मा गांधी जी ने किया था। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। मौर्य राजधानी पाटलिपुत्र का दौरा करने वाले यूनानी दूत कौन थे जिनका विवरण मौर्य काल के लिए एक प्रमुख स्रोत है? मौर्य राजधानी पाटलिपुत्र का दौरा करने वाले यूनानी दूत कौन थे जिनका विवरण मौर्य काल के लिए एक प्रमुख स्रोत है? तो वो मेगास्थनीज थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 21 को। 1973 के वैश्विक तेल संकट का पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से लेकर 1979 तक था, तो इस पर क्या प्रभाव पड़ा था? तो आर्थिक व्यवधान और पुनर्मूल्यांकन हुआ था, ठीक है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 22 को। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीशों की नियुक्ति निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 23 को। निम्नलिखित में से किस शहनाई वादक ने 15 अगस्त 1947 को भारत की स्वतंत्रता के समय दिल्ली के लाल किले पर भारतीय ध्वज फहराए जाने पर शहनाई बजाई थी? तो साथियों किस शहनाई वादक ने 15 अगस्त 1947 को भारत की स्वतंत्रता के समय दिल्ली के लाल किले पर भारतीय ध्वज फहराए जाने पर शहनाई बजाई थी? तो बिस्मिल्लाह खान थे। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर क्या बनेगा? भारत में स्थानीय परंपराओं के अनुसार चिंगम अगस्त और सितंबर के महीने में निम्नलिखित में से किस त्यौहार का उत्सव 10 दिनों तक मनाया जाता है? बताइए। भारत में स्थानीय परंपराओं के अनुसार चिंगम यानी अगस्त सितंबर के महीने में किस त्यौहार का उत्सव 10 दिनों तक मनाया जाता है? बताएंगे आप लोग? तो ओणम है भाई, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 25 को। टेबल टेनिस में एक सर्वे के दौरान लगातार कितने अधिकतम लेट की अनुमति है? टेबल टेनिस में एक सर्वे के दौरान लगातार कितने अधिकतम लेट की अनुमति है? तो कोई इसकी सीमा नहीं है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, अगला सॉल्व देखिए 26 को।
निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम शुरू किया गया था? तो साथियों किस पंचवर्षीय योजना में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम शुरू किया गया था? तो पांचवी पंचवर्षीय योजना में। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 को, निम्न में से अंकुर का पर्याय है, बताइए अंकुर का पर्याय कौन सा इनमें से है? तो कुंपल है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 को, कहा जाता है कि यदि कोई अच्छे कर्म करता है तो वह दीर्घायु होता है। वाक्य में दीर्घायु का विपरीतार्थक शब्द कौन सा है? तो साथियों दीर्घायु का विपरीतार्थक शब्द क्या होता है? अल्पायु होता है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 को, जिसे सभी बातों का ज्ञान हो, वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? जिसे सभी बातों का ज्ञान हो तो क्या बोलेंगे? सर्वज्ञ बोलेंगे। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, निम्नलिखित मुहावरे का उचित अर्थ लिखिए। अंगूठा दिखाना, अंगूठा दिखाना यानी इनकार करना, तो ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 31 को, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द क्या है? जिसके विषय में जानकारी न हो, जिसके विषय में जानकारी न हो तो अज्ञात उसे हम बोलते हैं, तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 32 को, रिक्त स्थान की पूर्ति विदेशी शब्द से करें। मोहन के जाते ही किसमें कार्रवाई शुरू हो गई? मोहन के जाते ही अदालत में कार्रवाई शुरू हो गई, तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 33 को, निम्नलिखित वाक्यांश हेतु सार्थक शब्द की पहचान करें। जिसका कोई आरंभ न हो, जिसका कोई आरंभ न हो तो अनादि बोलेंगे। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 34 को, रात्रि का पर्याय निम्न में से क्या है? रात्रि का पर्याय निम्न में से क्या है? तो विभावरी है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 35 को, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द चुनिए। अपनों से बड़ों के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला सम्मान सूचक शब्द, अपनों से बड़ों के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला सम्मान सूचक शब्द हम क्या बोलते हैं? तो आप जानते हैं महोदय हम लोग बोलते हैं ना, तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 36 को, स्थिर का विलोम शब्द नीचे देगा, विकल्पों में से चुनिए। स्थिर का विलोम शब्द तो चंचल होगा। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 37 को, निम्नलिखित वाक्य के किस खंड में अशुद्धि है? 10 रुपया में क्या आता है? तो इसमें वचन त्रुटि है। 10 रुपया नहीं होगा, 10 रुपये होगा भाई, तो इसमें रुपया क्या है भाई? गलत है, अशुद्धि है। यहाँ पे क्या होना चाहिए? रुपये होना चाहिए मेरे दोस्त, रुपया नहीं, ठीक है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, जो कानून के विरुद्ध हो वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? जो कानून के विरुद्ध हो वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द क्या बनेगा? तो अवैध होगा भाई, जो ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में अशुद्ध शब्द कौन सा? वह पेड़ पर नीचे गिरा। तो दोस्त मेरे इसमें तो कारक प्रयोग त्रुटि है, सार्थक शब्द से होगा ना, वह पेड़ से नीचे गिरा, वह पेड़ पर नीचे नहीं गिरा, तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। पर की जगह से होगा, से आपका सार्थक शब्द बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, सुकर का विलोम क्या होगा? सुकर का विलोम दुष्कर होगा। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 41 को, गुलाब के फूल की सभी को मन को भाती है, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उचित सार्थक शब्द क्या होगा? गुलाब के फूल की सुगंध सभी को मन को भाती है, तो ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, उंगली पकड़कर माथा पकड़ना मुहावरे में रेखांकित शब्द के स्थान पर उपयुक्त शब्द क्या होगा? उंगली पकड़कर माथा पकड़ना, तो मुहावरे में रेखांकित शब्द के स्थान पर उपयुक्त शब्द क्या होगा? बताइएगा आप लोग। तो मेरे दोस्त उंगली पकड़कर पहुँच पकड़ना, ये होगा। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। यानी धीरे धीरे साहस को बढ़ने देना। जैसे उंगली पकड़कर माथा पकड़ना मतलब जानते हैं ना, धीरे धीरे साहस को बढ़ने देना होगा, इसका ये अर्थ होगा, ठीक है। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 43 को, वायु प्रवाह में नौका तेजी से चल रही थी, वाक्य के भावानुसार विपरीतार्थक शब्द कौन सा है? वायु प्रवाह में नौका तेजी से चल रही थी, तो प्रतिकूल होगा। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 देखिए,
निम्नलिखित वाक्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ें और इसके लिए सार्थक शब्द का चयन करें। अंडे से जन्म लेने वाला, अंडे से जन्म लेने वाला तो अंडा जिसे बोलेंगे, ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 45 को। छंद मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? तो साथियों छंद मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं, ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 46 को। तो साथियों अब हम लोग रीजनिंग और मैथ के सवाल देखेंगे। सारे रीजनिंग और मैथ के सवाल यहीं से आपको देखने को मिला था, देख ले। जैसे कि दी गई श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? 450, 460, 471, 483, 496 प्रश्नवाचक चिन्ह। नंबरों का श्रृंखला बड़ा है भाई, 450 से 460 प्लस 10 हुआ है, 460 से 471 प्लस 11 हुआ है, 471 से 483 प्लस 12 हुआ है, 483 से 496 प्लस 13 हुआ है, 10 11 12 13, तो यानी हमें 14 जोड़ना पड़ेगा। 496 में कितना होगा? 96 में 4 जोड़ेंगे 100 यानी 510 आएगा। कितना आएगा भाई? 510। इसका राइट आंसर जो कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर? चलिए अगला सवाल देखिए क्या पूछा था क्वेश्चन नंबर 47। हमने आपसे कहा था ना कि आप सभी को 2-2 देगा, एक आप सभी से पूछेगा, जरूर आया है। हमने आपको बताया कि 2 जब दे तो आप सभी को केवल पहले का रिलेशन पता करना है, UMCP का रिलेशन आप सभी को पता करना है। ZOE दोनों में से आप किसी का भी पता कर लीजिए। जैसे पहला हम पता करें U 21 होता है, Z 26 होता है तो इसमें +5 हुआ है, M 13 होता है, O 15 होता है तो इसमें +2 लगा है ना। C 3 होता है, E 5 होता है तो इसमें +2 लगा है, P 16 होता है, U 21 होता है तो +5 इसमें लगा है। देखिए पहला अक्षर में +5 लगा है, लास्ट वाले अक्षर में +5 लगा है, लेकिन बीच वाले में +2 लगा है ना। +5 +2 लास्ट वाले में भी +5 लगा है। तो पूछा किसका? EJAH में, EJAH। तो इसमें +5 करेंगे, बीच वाले में दोनों में +2 करना है, लास्ट वाले में +5 करना है। E 5 होता है, 5 5 10, 10 पे कौन अक्षर आता है? J आता है। अब देखिए कोई ऑप्शन J से शुरुआत नहीं हुआ, केवल C ऑप्शन शुरुआत हुआ है, तो यही हमारे आंसर भी हो जाएंगे। बताइए दोस्त मेरे, आपको पूरा हल करने की आवश्यकता नहीं, आपको ऑप्शन भी चेक करते रहना है, क्योंकि 1 ही घंटे का समय मिल रहा है पेपर में हल करने के लिए 80 सवाल। चलिए अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर। निम्नलिखित समीकरण में यदि गुणा और प्लस को आपस में बदल दिया जाए तथा माइनस और भाग को आपस में बदल दिया जाए, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? तो दोस्त मेरे ये समीकरण आपका दिया है, गुणा की जगह प्लस, प्लस की जगह गुणा, माइनस की जगह भाग, भाग की जगह माइनस रखना है। देखिए 51 यहाँ पे भाग है तो भाग की जगह माइनस रख देंगे, 30 30 के बाद गुणा है तो गुणा की जगह प्लस रखना है, 36 के बाद देखिए माइनस है तो माइनस की जगह भाग रखना है, 6 के बाद देखिए प्लस है तो प्लस की जगह गुणा रखना है। समीकरण बन के तैयार हो चुका है, इसमें बॉर्डर स्कीम लगा दीजिए। 51 - 30 प्लस 6 का भाग 36 में 6 बार में गुणा 6, फिर 51 - 30 प्लस 6 36, ये 36 से 51 कितना होगा? 50 30 80, 7 87 होगा। 87 में से 3 घटा देंगे तो मेरे 57 आना चाहिए। तो इस सवाल को देखिए C ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर? चलिए अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर क्या बनेगा? हमने आपसे कहा था ये सवाल हर शिफ्ट में आएगा और आ भी रहा है। एक विशेष कूट भाषा में बैस को 54 31 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, हेस को 12 34 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई कूट भाषा में ई के लिए कूट क्या है? तो दोस्त मेरे इस बार जैसे देखिए हमने आपको बताया है ना, बेस में 4 अक्षर है तो इसके लिए अलग 4 कोड किया है, ठीक है। और HASE इसमें 1 2 3 4 आप ई का कोड निकालने चल रहे हैं ना, तो देखिए इसमें कॉमन नहीं मिलेगा क्योंकि बैस वाले में ई नहीं है, केवल हैज़ में, यानी कि हमारा इसमें आंसर नहीं होगा। 5 4 3 1 में नहीं होगा, तो ऑप्शन देखिए 3 इसमें तो 3 काट दीजिए, 1 इसमें है तो 1 इसमें भी काट दीजिए, 4 इसमें काट दी, बच रहा कौन सा ऑप्शन में? 2 बच रहा है, तो ई का कोड क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। देखिए केवल इसी में 2 है, ठीक है। तो 4 देखिए इसमें था, इसमें कट गया, 3 इसमें था, 3 इसमें कट गया, 1 था 1 कट गया, तो बच रहा कौन सा? केवल 2 बच रहा। तो इसी तरह ई का कोड 2 होगा। मुश्किल से 5 सेकंड ये सवाल आपको लगना चाहिए हल करने के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर। एक और ये भी सवाल आप सभी से पूछा गया था भाई। देखिए ये सवाल आप कैसे हल किए हैं? 7 व्यक्ति हैं, उत्तर के सम्मुख एक पंक्ति में बैठे हैं। जैसे एक पंक्ति है, हमने आपसे बताया था ना भाई, हम इसलिए हर क्लास में ये सॉल्व करवा रहे हैं कि आपके पेपर में आएगा ये सवाल, ठीक है, और आ भी गया।
1 2 3 4 5 6 7। अब यल के बाई और केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, आपको वहीं से शुरुआत कर देना जहाँ से लगे कि हाँ इसके बाद कोई और नहीं आएगा। तो देखिए हम पहले लाइन से शुरुआत करें, क्योंकि सवाल बोला है कि यल के बाईं ओर केवल 3 व्यक्ति बैठे और कोई नहीं बैठा, यानी यल को हम यहाँ बैठाएंगे तभी तो देखिए साथी बाएं साइड में कोई 3 ही खाली आएंगे। चाहे आप दाएं साइड देख लीजिए यल के, चाहे आप बाएं साइड देखिए, 3 लोग आएंगे, क्योंकि 7 व्यक्ति यल को हम बीच में बैठाएंगे तभी तो भाई साथी यल के बाएं में 3 आएगा और दाएं में 3 आएगा। तो पहला लाइन तो क्लियर हो गया। दूसरा का लाइन पढ़िए, जी के दाईं ओर केवल यफ बैठा है। देखिए यहाँ से हम सवाल को शुरुआत कर सकते थे, जी के दाईं ओर केवल यफ बैठा है, तो दोस्त मेरे जी को हम यहाँ बैठाकर यफ को यहाँ बैठा देंगे, क्योंकि सवाल बोला है कि जी के दाईं ओर केवल यफ बैठा और कोई नहीं बैठा है। ठीक है, सवाल पूरा आ गया। उसका देखिए जी और के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, जी और के बीच 3 व्यक्ति, यानी जी तो ऑलरेडी यहाँ बैठा है, तो के को हमें यहाँ बैठाना पड़ेगा, तब जाकर देखिए 3 व्यक्ति आएंगे जी और के बीच में। ठीक है, ये भी लाइन क्लियर हो गया। यन जो है वो यच की बाईं ओर कहीं बैठा है। भाई साहब यन जो है वो यच की बाईं ओर कहीं बैठा है, तो कहीं बैठा लिया जाए क्या? मान के चलिए कि यच की बाईं ओर यन, यानी यच को यहाँ बैठा देते हैं और बाईं साइड में यन को यहाँ बैठा देते हैं, लेकिन ई के दाईं ओर कहीं बैठना चाहिए, ई को यहाँ बैठा दीजिए लास्ट वाले में। तो देखिए सवाल पूरा हो गया कि नहीं। जैसे देखिए यन जो है यच की बाईं ओर कहीं बैठा है, तो यच की बाईं ओर यन कहीं बैठा दिया, और ई के दाईं ओर, तो ई के दाईं ओर यन यहाँ गया, सवाल हो गया। तो अब देखिए लास्ट लाइन में क्या सवाल पूछा भाई, तो ई और यन के बीच कितने व्यक्ति बैठे? ई यहाँ पर बैठा है, यन यहाँ बैठा, तो इसके बीच में तो केवल के बैठा है, यानी एक व्यक्ति बैठा, तो बी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर? किसी प्रकार का डाउट? बिल्कुल नहीं। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 51 को दी गई श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? 7 17 25 53 61। तो दोस्त मेरे देखिए इसमें लॉजिक, जैसे 7 17 25 53 61 यही था, तो 7 दूना 14 प्लस 3 17, फिर उसके बाद 17 8 25, 25 दूनी 50, 25 दूनी 50 प्लस 3 53, 53 8 61। भाई इसमें लॉजिक देखिए, 2 का गुणा प्लस 3 प्लस 8, 2 का गुणा प्लस 3 प्लस 8, यानी 61 में इस बार हमें गुणा 2 प्लस 3 करना पड़ेगा भाई। 61 दूना 122, 122 और 3 125, कितने लोग का 125? पहला ऑप्शन। तो दोस्त मेरे 61 में 2 का गुणा करेंगे, 2 1 कम 2, 2 6 बार 122 आएगा, 122 में 3 जोड़ देंगे तो 125 आ जाएगा। यही पैटर्न था भाई ना, 2 का गुणा प्लस 3 किया, फिर प्लस 8 जोड़ दिया, गुणा 2 किया प्लस 3 कर दिया, फिर 8 जोड़ा, फिर लास्ट में इसी सीक्वेंस को हम फॉलो करेंगे, गुणा 2 प्लस 3 करेंगे। क्लियर? चलिए अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 52 को मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए जैसे 8 भाग 32 तो कितना आ जाएगा? 4 गुणा 5 माइनस 2 3 6 हो जाएगा, यहाँ से 4 5 20 माइनस 6 14 आएगा। भाई क्या 14 दिया ऑप्शन है? बिल्कुल देखिए सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर? चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आंसर क्या बनेगा? राकेश 154 कुर्सियाँ बेचता है और उसे 66 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा बताइए। मान लीजिए कि एक कुर्सी का जो विक्रय मूल्य है ना, यानी मान लीजिए कि एक कुर्सी का विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस 1 रुपया है, 1 रुपया है, तो कुल सेलिंग प्राइस कितने बराबर हो जाएगा? 154 गुणे 1 हो जाएगा, यानी 154 रुपये हो जाएगा। तो लाभ कितने के बराबर हुआ है? लाभ 66 कुर्सियों के बराबर हुआ है, तो यहाँ से एस पी कितना हो जाएगा? 66 हो जाएगा। तो यहाँ से सी पी आप निकाल सकते हैं कि नहीं? सी पी निकाल सकते हैं। कैसे सी पी कैसे निकालें? कुल एस पी आपका है माइनस जो आपको लाभ हुआ है, एस पी कितना है? 154 है, और लाभ कितना है? 66 का हो रहा है प्रश्न के अकॉर्डिंग। तो यहाँ से कितना आएगा? 154 में से 66 को माइनस करेंगे कितना आएगा? 14 से घटा 8, 14 से यानी 88 कास्ट प्राइस यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से लाभ प्रतिशत हम लोग निकाल सकते हैं, लाभ प्रतिशत निकालेंगे, लाभ परसेंटेज निकालेंगे, तो लाभ अपन में कास्ट प्राइस इंटू 100 कर देंगे। लाभ कितना है भाई? 66 हो रहा है, कास्ट प्राइस अभी हमने निकाला 88 मल्टीप्लाई 100, 11 6 का 66, 11 88। तो यहाँ से दोस्त मेरे 6 गुणे 100 600 बटे में 8 कितना होगा? 8 7 56, 8 5 40 यानी 75% होगा। तो उसका लाभ प्रतिशत 75% का ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर मेरे दोस्त? यहाँ तक आप सभी किसी प्रकार का डाउट? चलिए
नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्या पूछा था भाई, ये सवाल आया था भाई, दो संख्याओं गुणनफल 51 से 84 है और उनका महत्तम समावर्तक HCF 24 है, तो उनका लघुत्तम यानी LCM क्या होगा। तो फॉर्मूला हमने आपको कल ही बताया था, LCM इंटू HCF बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, ये दो संख्याओं का गुणनफल हो गया ये वाला। तो देखिए इसमें LCM पूछा है, HCF 24 दिया है और दो संख्याओं गुणनफल कितना दिया है 51 से 84 दिया है। तो LCM यहाँ से आप निकाल लेंगे ना, कितना होगा, भाग करा देंगे भाई, सिंपल सा निकाल लीजिए। 24 दूना 48, 51 में से 48 3 38, 24 से कम 24, 38 में से 24 24 यानी 14 1 से 44, कितने बार में, 6 बार में, क्या 6 चौका 24, 6 दूनी 12 144 यानी बिल्कुल, तो 216 आएगा भाई। तो उनका LCM कितना होगा 216, ऑप्शन पहला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर। चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए, क्वेश्चन नंबर 55 को, यदि x का 2% 336 है तो x किसके बराबर है। x का 2%, 2% यानी 2/100 बराबर 336, जब बराबर तो इसको काट दीजिए, 236 का आधा कितना होगा 16 दूना 32, 2 8 16 168, x का वैल्यू 168 गुणे 100 कर देंगे भाई, ये 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना होगा 16800 यानी 16800, 16800 यानी पहला ऑप्शन। तो साथियों इसी तरह सवाल पेपर में बने थे, तो साथियों देख लीजिए, चेक कर लीजिए आपके पेपर में कैसे कैसे सवाल पूछे गए थे। तो बताइए साथियों आप सभी का पेपर अब किस डेट को होने वाले हैं, कमेंट बॉक्स में आप लोग अपना एग्जाम डेट हमें जरूर क्लियर कर दीजिए, ठीक है मेरे दोस्त। तो चलिए इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते साथ ही एक और नए क्लास के साथ। आप सभी को जय हिंद जय भारत, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।